Namaskar and welcome to Curiously Education. Dear friends, you're watching Current Affairs Analysis. मैं हूं प्रशांत मावानी. Like every single day, we have five important topics on our table. एक के बाद एक सारे important topics की गहराई तक जाएंगे, चीज़ों को in depth समझने का प्रयास करेंगे. लेकिन डियर फ्रेंड्स, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अलर्ट मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं, एंड दैट इज़ के मैंने कल बताया था ना आपको कि मेरा जो स्टूडियो रूम है, तो यहाँ पर थोड़ा सेटअप हम चेंज कर रहे हैं. देयर आर फ्यू न्यू थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू ऐड हियर. तो थोड़ा इंटीरियर डेकोरेशन का काम आने वाले 10 दिनों तक चलने वाला है. तो हो सकता है कि शायद इस सीरीज़ में एक दो गैप्स आ जाए. तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा. एज यू कैन अंडरस्टैंड कि सारी जो चीज़ें हैं मेरे रूम की वो बाहर निकलेगी और 10 दिनों तक यहाँ पर थोड़ा काम चलने वाला है. तो बे विथ मी, राइट. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि एक भी गैप ना हो. वैसे संडेज़ को ये लेक्चर जो है वो डिलीवर नहीं किया जाता है और जो हॉलीडेज़ होती है तो उस पर नहीं किया जाता है, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी कि कोई भी गैप ना हो. लेकिन अगर प्लस माइनस हो जाए तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा. बिकॉज ऑफ दिस इंटीरियर डेकोरेशन वर्क, तो इसमें थोड़ा मेरा शेड्यूल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि जिस जगह पर आप बैठकर एक वक्त गुजारते हैं, दिस इज़ माई ऑफिस, राइट. ऑफिस कम कर्म भूमि, जो भी आप नाम दे, राइट. आई स्पेंड लाइक 10-12 आवर्स हियर. तो यहाँ से फिर दूसरी जगह पर मैं शिफ्ट होऊंगा तो थोड़ा तो मुझे भी डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया. ओके, सो लेट्स जंप ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे. दिस वन इज अबाउट ईवी. क्रिटिकली assess China's dominance in the global EV battery market and its impact on India's efforts to decarbonize the transport sector. एक अच्छी चीज़ हमें जो देखने को मिली है, दैट इज़ के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बैटरीज़ को लेकर और मोबाइल फ़ोन की बैटरीज़ को लेकर सरकार ने कुछ नए कदम उठाए हैं, राइट. जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं इसको हटाया गया है. कुछ 35 ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसा सामान है जो ईवी के लिए इसका इस्तेमाल होता है. तो इन 35 चीज़ों पर से सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को हटा दिया है. और मोबाइल फ़ोन बैटरीज़ की बात करें तो 28 ऐसी आइटम्स है, तो इस पर से भी सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को हटा दिया है. अब ये इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को हटाने के पीछे सरकार का जो मेन लक्ष्य है वो यही है कि सरकार चाहती है कि एज़ फार एज बैटरीज़ आर कंसर्न्ड, ईवी के लिए, मोबाइल फ़ोन के लिए, तो इसका डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हमारे देश में, ऑफ कोर्स डोमेस्टिक यानी कि हमारे देश की ही बात हो रही है, तो बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, दिस इज़ एम नंबर 1. और एम नंबर 2 जो है दैट इज़ क्लीन टेक्नोलॉजी जो है इसका एडॉप्शन एज क्विकली एज पॉसिबल हम करना चाहते हैं. ये दो बड़े लक्ष्य हैं ये ड्यूटीज़ को हटाने के पीछे. अब इसके बारे में ये प्रपोजल जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने लास्ट बजट में रखा था और लास्ट ट्यूसडे इस चीज़ को फॉर्मलाइज किया गया है, राइट. फाइनेंस बिल 2025 पार्लियामेंट से पास हुआ और इस बिल के पास होने से ये जो अभी हमने देखा ना, जो ड्यूटीज हटाई है ईवी और बैटरीज, मोबाइल फ़ोन की बैटरीज, ईवी की बैटरीज और मोबाइल फ़ोन की बैटरीज के साथ जुड़े हुए बहुत सारे गुड्स और कंपोनेंट्स पर हटाया, तो ये फाइनली ये चीज़ जो है वो फॉर्मली सरकार ने लॉन्च कर दी है, राइट. अब मार्च महीने में, दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, दिस, अगर ये चीज़ जो चाइना ने बताई है, चाइना की जो BYD है, इनकी कार्स आपने देखी होगी, मैंने लगभग 5-6 बार इनकी कार्स देखी है. एंड टू बी ऑनेस्ट दे आर वेरी अट्रैक्टिव, राइट. अब पता नहीं है, आई हैव नेवर ड्रिवन दिस BYD, तो आई डोंट नो कि कैसी होगी, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है दे आर टेस्ला को भी टक्कर दे या फिर टेस्ला से भी अच्छी क्वालिटी की कार जो है वो चाइना बनाने लगा है एज फार एज ईवीज आर कंसर्न्ड. ऐसा मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. वैसे आई एम ए कार एंथुजियास्ट, तो मुझे थोड़ा बहुत पता रहता है, लेकिन BYD के बारे में उतना, क्योंकि हमारे देश में उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है ना, दैट्स द रीज़न. एनीवेज, मार्च महीने में चाइना ने सुपर ई प्लेटफॉर्म, बेसिकली ये BYD जो है उन्होंने अपना एक सुपर ई प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड बाय दिस लॉन्च. ये जो सुपर ई प्लेटफॉर्म है ये क्या है पता है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक कार जो है इसकी रेंज को 500 किलोमीटर तक इंक्रीज़ कर देता है. मीन्स ये प्लेटफॉर्म जो है BYD के पास, तो इसमें रेंज जो होगी, एक बार आपने चार्ज किया तो आपकी कार 500 किलोमीटर्स तक चलेगी. तो जो एक जो रेंज को लेकर एक बैरियर था, तो ये तोड़ा है सुपर ई प्लेटफॉर्म ने. और दूसरी जो चीज़, दिस इज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़,
मुझे याद है लगभग 1 साल पहले की बात होगी, डिस्कशन में मैंने बताया था कि जब इस प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी आएगी कि 5 मिनट के अंदर अंदर अगर आप अपनी कार को फुल्ली चार्ज कर सकते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी जब आई और ऐसी टेक्नोलॉजी जब कॉमन हुई तो डीजल और पेट्रोल कार जो हैं उनके लिए सरवाइव करना नियरली इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। याद रखिए ये टेक्नोलॉजी अभी आ चुकी है, सुपर ई प्लेटफॉर्म में चाइना ने इसको लॉन्च कर दी है, लेकिन जब ये चीज़ कॉमन हो जाएगी उस समय पर कोई भी आई डोंट थिंक सो पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स को प्रेफर करेगा। 5 मिनट के अंदर आप इसको चार्ज कर सकते हैं। अगर आपका एक घर है और सोलार प्लांट है आपके पास, राइट, सोलार पैनल्स लगाई हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन नियरली आपका फ्री ही हो जाएगा। फिर ट्रांसपोर्ट जो ट्रैफिक बढ़ेगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन एक रेवोल्यूशन तो डेफिनेटली आएगा। तो ये जो इनोवेशन है, इससे जो एक रेंज की एंग्जाइटी थी कि कार्स जो है वो 150-200 किलोमीटर चलती हैं, तो ये चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसी के साथ साथ पूरी दुनिया में जो ट्रांजिशन होगा, राइट, ICE यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन से जो EV का ट्रांजिशन होगा ये और ज़्यादा इफेक्टिव और फास्ट हो जाएगा। अब बैटरीज जो हैं, ये एक कार व्हेन इट कम्स टू EV ऑफ कोर्स उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेंसिव कंपोनेंट है। रफली एक जो EV है उसका 40% जो कॉस्ट होता है वो बैटरी का होता है। और ये कॉस्ट इतना ज़्यादा था, बैटरी का कॉस्ट इतना ज़्यादा है, तो ओवरऑल कार का कॉस्ट ज़्यादा है। और ये चीज़ों की वजह से लो इनकम कंट्रीज़ में EV जो है वो उतना ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाई है। भारत जैसा देश तो चाहेगा कि हमारा जो ऑयल इंपोर्ट है, जो डिपेंडेंसी है, वो कम से कम हो जाए, राइट, या फिर मिनिमल हो जाए। तो रीज़न इसके आज भी हमारी जो रिक्वायरमेंट है तो उसका एज यू नो, राइट, लगभग 85% जितना ऑयल जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो इसके बदले में कितने सारे डॉलर्स हम देते हैं, कितना बड़ा एक्सपेंस होता है। और हमारा देश जो है इसमें तो सोलार प्लांट्स और इसकी बात करें, राइट, न्यूक्लियर, सोलार, न्यूक्लियर के बारे में भी हमने बात की थी, सोलार, विंड एक्सेट्रा। तो रीन्यूएबल सोर्सेस जब स्टेबल हो जाएंगे तो फिर हमें ऑयल पर से डिपेंडेंसी जो है वो बहुत ही कम हो जाएगी। तो ये जो चाइना की टेक्नोलॉजी है, आई बिलीव जैसे अगर ये कॉमन हो जाएगी तो फिर ये दुनिया को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखती है। चाइना का डोमिनेंस भी है EV बैटरी सेक्टर में। अगर आप देखें तो दुनिया भर में जितनी EV की बैटरीज बनती है तो 70% से ज़्यादा बैटरीज जो है वो चाइना बनाता है, राइट। और इसमें जो लिथियम आयन फॉस्फेट, अब ये इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं, तो ये आप याद रखिएगा, लिथियम आयन फॉस्फेट, ये जो बैटरी है ये इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड बन चुकी है। उसके पीछे कुछ रीज़न है। इसका कॉस्ट जो है वो रीजनेबल रहता है, एनर्जी डेंसिटी अच्छी रहती है और थर्मल मैनेजमेंट जो है वो अच्छा रहता है। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है LFP बैटरी के बारे में। नंबर 1 इज कॉस्ट, सेकंड इज एनर्जी डेंसिटी एंड थर्ड इज थर्मल मैनेजमेंट, राइट। ये प्योर प्रीलिम्स के लिए आपके लिए एक लाइन है आपकी स्क्रीन पर। 2024 की बात करें तो हमारे देश भारत में टोटल जो कार्स लोगों ने खरीदी, पैसेंजर कार्स, राइट, पर्सनल यूज़ के लिए जो कार खरीदते हैं, तो उसका सिर्फ 2% जो है वो EV का है। चाइना में आप देखिए 2024 में टोटल जो कार रजिस्टर हुई तो उसमें से 45% कार्स जो हैं ये EV है। हमारे देश में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स जो हैं E2W, तो इसका मोमेंटम, इसकी स्पीड थोड़ी इंक्रीज़ हुई। स्पीड इन द सेंस कि इसकी जो सेल्स है वो इंक्रीज़ हुई है। जो टोटल हमारे जो टोटल कार्स में से जो ये तो कार की बात है, चलो टोटल EV की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की, तो उसका लगभग आप समझ लीजिए 60% जो है ये इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। तो हमारे देश में EV 2 व्हीलर्स काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। आई एम श्योर आपने भी अपने शहरों में, गाँव में भी अब इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीलर्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जो भारत है उसने ये ड्यूटी में जो एग्जेम्पशन दिया है उसके पीछे मेन रीज़न यही है कि USA हम पर जो रेसिप्रोकल टैरिफ डालने वाला है उससे बचने के लिए शायद भारत ने ये चीज़ की है। लेकिन हमारा जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है वो ये भी होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर को जितना हो सके उतना हम डीकार्बनाइज करें। इसी के साथ साथ भारत को अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, अब ये चीज़ समझ लीजिए, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जनरली नदियों में यूज़ होता है। अपस्ट्रीम का मतलब होता है जहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती है, डाउनस्ट्रीम यानी कि जहाँ पर चीज़ें रफली ख़त्म होती है या फिर फाइनल स्टेज। तो यहाँ पर अपस्ट्रीम की बात करें व्हेन इट कम्स टू EV बैटरी, तो अपस्ट्रीम स्टार्टिंग कहाँ से होती है? माइनिंग से, फिर रिफाइनिंग से, राइट, फिर आप उसको प्रोसेस करेंगे, बैटरी बनाएंगे, और डाउनस्ट्रीम में क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, ये सारी चीज़ें। तो ये पूरा जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाला जो पोर्शन है ये EV बैटरी वैल्यू चेन का,
तो इसमें भारत को और ज़्यादा आगे आने की ज़रूरत है। और जब हमारे देश में ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी तो लोअर कॉस्ट में अगर बैटरीज बनेगी तो ओवरऑल कार्स की कीमत भी कम होगी। और इसी के साथ साथ भारत को जो दुनिया की वैल्यू चेन है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बनने की ज़रूरत है। वी आर फार बिहाइंड फ्रॉम चाइना एज फार एज दिस थिंग इज़ कंसर्न, राइट। क्योंकि बहुत सारे देश जो है डेवलप देश वो चाहते हैं, दे वांट टू डाइवर्सिफाई देयर सप्लाई चेन, वो सिर्फ और सिर्फ चाइना पर रिलायबल रहना नहीं चाहते हैं। तो इसमें भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन भारत को ट्रेड पॉलिसीज़ उस हिसाब से करनी पड़ेगी जैसे अभी हमने देखा, राइट। ट्रेड पॉलिसी का जो सबसे पहला पॉइंट था वही था ना कि सरकार ने कुछ चेंजेस किए हैं इंपोर्ट ड्यूटीज़ में, तो वो ट्रेड पॉलिसीज़ का पार्ट बनता है। फिर हमें R&D में और ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। इसके साथ साथ ग्लोबल बैटरी इकोसिस्टम जो है तो उसमें एक गहरा पैर जमाना पड़ेगा हमें, वरना फिर हम पीछे रह जाएंगे, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डे डियर फ्रेंड्स, दिस वन इज अबाउट कुणाल कामरा वाला जो केस है उसके साथ जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। क्रिटिकली एनालाइज द स्टेट ऑफ फ्री स्पीच इन इंडिया विथ रेफरेंस टू द रीसेंट इंसिडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल इंटॉलरेंस टूवर्ड्स सटायर एंड क्रिटिसिज्म। अभी कुणाल कामरा की जो कंट्रोवर्सी हुई उसके बारे में आप जानते हैं कि जो शिव सैनिक्स हैं उन्होंने जाकर होटल में तोड़फोड़ की, हैबिटेट स्टूडियो जो है तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया एक्सेट्रा। तो ऑपोजिशन जो है वो ऑपोजिशन में उद्धव ठाकरे हैं, तो उद्धव ठाकरे ने कामरा को सपोर्ट किया है, राइट। लेकिन देखिए यहाँ पर भी एक हिपोक्रेसी आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आपको नहीं देखने को मिलेगी जो ओपनली ये जो कहता है ना कि जो जोक्स किए जाते हैं या फिर एक क्या कहते हैं उसको सार्केस्टिक तरीके से मस्ती उड़ाई जाती है, तो इन चीज़ों को टॉलरेट करने की कैपेसिटी लगभग किसी पार्टी में नहीं है। आप देखिए यहाँ पर उद्धव ठाकरे अभी कामरा को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे जब पावर में थे तो उस समय पर एक व्यक्ति ने उनको क्रिटिसाइज़ किया था। जब उनको औरंगज़ेब बुलाया गया तो फिर उस व्यक्ति पर केस थोपा था उद्धव ठाकरे की सरकार ने। तो महाराष्ट्र का एग्जांपल अगर आप देखेंगे देन यू विल फाइंड के पॉलिटिकल सटायर जो है तो उसको पॉलिटिशियंस जो है उतना लाइटली नहीं लेते हैं। वेस्ट बंगाल में ऐसा हुआ था, एक एकेडमिशियन जो है तो उनको अरेस्ट किया गया जब उन्होंने ममता बनर्जी के कार्टून के साथ जुड़ी हुई चीज़ जो कार्टून था तो उसको शेयर किया था, तो इस पर सरकार ने उनको अरेस्ट किया था। तमिलनाडु में एक यूट्यूबर जो हैं उनके घर पर पता है कैसे अटैक हुआ, एक्सक्रीटा जो कहते हैं ना, राइट, ह्यूमन एक्सक्रीटा को उसके घर में फेंका गया। जब उसकी माताजी, ये जो यूट्यूबर है ये माताजी उसके घर में थी, उसने करप्शन को लेकर इस यूट्यूबर ने कुछ कहा था सरकार के खिलाफ, और इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो लोगों ने उनके साथ की। फिर दिल्ली और पंजाब की बात करें तो एक बीजेपी के एक लीडर जो हैं तो केजरीवाल सरकार को उन्होंने उसके केजरीवाल सरकार की निंदा की थी, तो उस समय पर पंजाब पुलिस ने इस बीजेपी लीडर जो है उसको पकड़ लिया था। तो हमारे देश में आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 2 है, राइट, इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात है। अब प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ पर कि ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस तो समझ में आते हैं कि आज ऐसा ना हो कि कोई भी कुछ भी किसी को कह दे, कोई भी गाली बोलने लगे और कहे कि भाई मेरी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ऐसे दुनिया नहीं चल सकती, ऐसे समाज भी नहीं चल सकता, देश भी नहीं चल सकता, ये सब हम समझते हैं, ये एक बहुत ही लॉजिकल चीज़ है। लेकिन ये जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है इसकी जो डेफिनेशन है वो इतनी ब्रॉड है कि क्या होता है कि पुलिस जो है वो केस टू केस पब्लिक ऑर्डर के नाम पर पुलिस जो है वो अपना इंटरप्रिटेशन करेगी। एक केस में किसी चीज़ को एक राज्य की पुलिस ने टॉलरेट कर दिया तो दूसरी उसी चीज़ पर उस राज्य की पुलिस जो है वो आप पर केस फाइल कर सकती है। मोरालिटी की भी यही बात है, पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से मोरालिटी राइट और रॉन्ग हो जाती है। अब देखिए जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है उसमें यह है कि नथिंग इन सब क्लोज ए ऑफ क्लोज 1 shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law in so far as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right to freedom of speech conferred by said subclause in the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offense. नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उस पर जो रिस्ट्रिक्शंस लिखे गए हैं ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये इतना एक्सप्लेनेशन दिया गया है इसका।
अब इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट। अब इसराइल कुछ कर रहा है और आप इसको क्रिटिसाइज़ करेंगे तो सरकार चाहे तो आपको अरेस्ट कर सकती है। आपने ट्रंप साहब के बारे में कुछ कहा, यूएसए के बारे में कुछ कहा, और सरकार चाहे तो आपको ये फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स पर आपने कुछ टिप्पणी की है तो इसकी वजह से रिलेशन बिगड़ सकते हैं, सरकार आपको अरेस्ट कर सकती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और सेक्शन 295A है आईपीसी का, अब तो आईपीसी नहीं रही, अब इसका नया नाम आ चुका है, लेकिन वही चीज़ें जो है वो कैरी ऑन हुई है कि रिलीजियस या फिर कल्चरल क्रिटिसिज्म भी आपने किसी का किया तो भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है, राइट। इमीडिएट एफआईआर कई जगहों पर हमें देखने को मिलती है। अब क्या होता है, जो अरेस्ट्स हैं, ये चीज़ें हमारे देश में आपको पता है कि जुडिशरी को एक लंबा वक्त लगेगा, तो आपको अरेस्ट किया गया तो प्री ट्रायल पनिशमेंट एक प्रकार की है ये अरेस्ट, आपको बताने के लिए है कि देखिए अगर आपने ऐसा कुछ किया, लीगल बैटल लंबे समय तक चलती रहेगी, आपके पैसे खत्म हो जाएंगे, सरकार या फिर जो लोग पावर में है उसके पास सारे रिसोर्सेज है, वो नहीं हारेंगे, आप हार जाएंगे। आप जब आपके ऊपर ऐसा कुछ हुआ तभी आप समझ लीजिए कि आप हार गए। ये बात अलग है कि अगर पब्लिक का सपोर्ट है आपके पास, आप राइट है और लोग इस पर स्टैंड लेते हैं तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वरना चीज़ें जो हैं वो आपके पक्ष में नहीं रहेगी, क्योंकि यू आर फाइटिंग, यू आर हेड ऑन हेड। कहता है ना कि जो जंगल में रहकर शेर से बैर, ऐसी चीज़ आपने की है। तो ये जो एक चीज़ है, इससे क्या होता है, जो दूसरे लोग हैं ना वो भी बोलने से उनकी हिम्मत जो है वो टूट जाएगी, वो कभी हिम्मत ही नहीं करेंगे। और ये जब हम हिम्मत नहीं करते हैं तो क्या होता है, जो लोग टॉप पर बैठे हैं उनकी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारी और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली कई बार कोर्ट में भी ऐसा देखने को मिलता है कि पुलिस ने जो एक्शन ली है तो उसको वैलिडेट किया जाता है, कोर्ट जो है वो बेल दे देगी, लेकिन ऐसे केसेस को डिसमिसल नहीं करती है, ऐसे केसेस को खारिज नहीं कर देती है कोर्ट, आपको सिर्फ बेल मिल जाएगी। अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ें भी देखने को मिली है। तो ये जो एक डेफिनेशन इतनी ज़्यादा वाइड है, इसको और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और पुलिस और पॉलिटिकल कोल्यूशन जो चल रहा है, जो क्रिटिक्स को टारगेट करते हैं, तो इसको रोकने के सारे रास्ते जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज और हम सबको ही निकालने पड़ेंगे। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की डेफिनेशन को और ज़्यादा नैरो किया जाए, और इसी के साथ साथ अगर कोई भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है तो इनकी स्ट्रिक्ट स्क्रूटिनी हो, और अगर किसी ने गलत चीज़ की है, जानबूझकर केस किया, कंप्लेंट्स फाइल की है, तो कंपलसरी पेनल्टीज होनी चाहिए। और फास्टर जुडिशियल रिजोल्यूशन जब तक नहीं होंगे तब तक फ्री स्पीच जो है वो उसके साथ ऐसा ही होता रहेगा। इसकी डेफिनेशन को हम एक्सप्लेन करते रहेंगे, समझते रहेंगे, लेकिन ग्रास रूट रियलिटी पर कुछ नहीं होगा। मूविंग ऑन टू टॉपिक नंबर 3, दिस वन इज अबाउट वाटर कंजर्वेशन। एनालाइज द रोल ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन वाटर कंजर्वेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन रूरल वाटर पॉलिसीज इन इंडिया। देखिए, जो भी अभी पॉल्यूशन के साथ जुड़े हुए प्रॉब्लम्स हैं, जब तक लोगों का साथ सहकार नहीं होगा तब तक आप चीज़ें नहीं कर पाएंगे, राइट। तो वाटर कंजर्वेशन के साथ भी यही चीज़ है। अभी 22 मार्च को अगेन प्रीलिम्स के साथ जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट चीज़, वर्ल्ड वाटर डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है, 22 मार्च, राइट। तो इस मौके पर नरेंद्र मोदी साहब ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने पानी को कंजर्व करने की बात बताई है और कहा है कि हमें पानी को प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशंस के लिए कंजर्व करना है, और दैट थ्रू कलेक्टिव एक्शन। इसी चीज़ को लेकर जल शक्ति मंत्रालय ने कैच द रेन 2025 नाम का एक जल शक्ति अभियान जो है वो लॉन्च किया है, और ये चीज़ जो है ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को प्रमोट करती है, उस पर फोकस्ड है। अब अगर हम भारत की पानी के साथ जुड़ी हुई पॉलिसीज़ को कॉम्प्रिहेंसिवली रिव्यू करें, देन वी फाइंड, खास करके रूरल एरियाज़ के अंदर हमें देखने को मिलता है कि इसको थोड़ा रिकैलिब्रेट करने की ज़रूरत है। जो नए नए एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं, जो इकोसिस्टम की अंडरस्टैंडिंग बड़ी है, तो इसकी वजह से व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि रूरल वाटर पॉलिसीज़ जो हैं इसको और ज़्यादा फाइन ट्यून और आज के हिसाब से अपग्रेड करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पर क्या है कि जो कम्युनिटीज़ हैं, राइट, उनका मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा है, राइट। जो इंडिजिनियस और लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके पास एक रिच इकोसिस्टम की नॉलेज रहती है। तो सरकार की जो यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेस हैं, जो फॉर्मल चीज़ें होती हैं, वाटर गवर्नेंस के साथ जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं, तो इसमें ये लोकल जो नॉलेज है इसको साइडलाइन किया जाता है। अब वाटर यूज़र एसोसिएशन का एक एग्जांपल लेते हैं। 1990s से हमारे यहाँ पर WUA चल रहा है, राइट। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये जो इरिगेशन के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो उसमें इरिगेशन मैनेजमेंट का पार्ट है ये, राइट। अब इसमें क्या है, किसान जो हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे फॉलो दिस वाटर यूज़र एसोसिएशंस गाइडलाइंस, लेकिन
जो डिसीजन मेकिंग है उसमें किसान पार्ट नहीं रहते हैं। तो क्या हुआ, टॉप डाउन अप्रोच है, टॉप से डिसीजन लिया गया और किसानों को उन चीज़ों को फॉलो करना है, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ है फ्रेगमेंटेड मैनेजमेंट है। पानी जो है वो उसका रिलेशन फॉरेस्ट के साथ है। फिर इकोसिस्टम की बात करें तो फॉरेस्ट, वाटर, लैंड, बायोडाइवर्सिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के साथ एक डांस करती हैं, एक बहुत ही फाइन बैलेंस है। और ये फाइन बैलेंस की वजह से सारी चीज़ें जो है वो चल रही है ना। तो प्रॉब्लम इज़ कि अगर फॉरेस्ट के लिए अलग डिपार्टमेंट, पानी के लिए अलग, ज़मीन के लिए अलग, बायोडाइवर्सिटी के अलग, तो ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, ये जो एक इंटरडिपेंडेंस जो नहीं है, या नॉट इंटरडिपेंडेंस, सॉरी, इंटरकनेक्टेडनेस जो नहीं है, इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो प्रयास है उसके उतने अच्छे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ओरांस जिसको कहते हैं, ये राइट, ये आपको वेस्टर्न इंडिया के अंदर बहुत सारी रूरल कम्युनिटीज़ जो हैं तो दे आर प्रैक्टिस दिस ओरांस। ओरांस जो है ये एक सेक्रेड फॉरेस्ट होते हैं और वाटर कंजर्वेशन में इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। ओरांस जो हैं तो ये ऊपर से जो सतह का पानी है तो उसको रन ऑफ होने से रोकते हैं और इसी के साथ साथ जो वाटर हार्वेस्टिंग है तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये ओरांस के साथ जुड़ी हुई थोड़ी और डिटेल्स जो हैं वो आपको इकट्ठा करनी है, किस क्षेत्र में ओरांस को प्रैक्टिस किया जाता है, ये आपके लिए थोड़ा होमवर्क है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द थिंग इज़, तो ये जो ओरान की सिस्टम है तो ये लोकल नॉलेज जो है तो इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए हमारी पॉलिसीज़ के साथ। और अभी एक नेचर जो मैगज़ीन है तो उसमें भी आया था कि भारत का वाटर गैप और बढ़ेगा बिकॉज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर इज़ राइजिंग ऑन। तो बेसिकली व्हाट वी नीड टू डू इज़ जो क्लाइमेट रेजिलियंस सिस्टम है उनको क्रिएट करना है और जो अभी की एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको और ज़्यादा रेजिलिएंट बनाना है। एंड बेसिकली कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन जो है इट विल प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और जिन जगहों पर कम्युनिटी जो है उनका पार्टिसिपेशन या फिर उनके पास उतनी अच्छी नॉलेज नहीं है तो वहाँ पर जो टॉप लेवल की नॉलेज है वो उनके साथ काम आ सकती है। तो इट शुड नॉट बी लाइक वन वे स्ट्रीट, इट शुड बी ए टू वे स्ट्रीट, राइट। कोलैबोरेशन से ही ये चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आई डोंट थिंक सो इट्स वेरी टेक्निकली डिफिकल्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, एग्जामिन द नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स फॉर जजेस एंड लीगल प्रोफेशनल्स इन इंडिया। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ जो है वो हाई कोर्ट में हुई। अब मीन्स हाई कोर्ट में क्या हुआ वो मैं बताता हूँ आपको। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात है यहाँ पर। अब हुआ था ऐसा, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऐसा हुआ कि दो लोग जो हैं, राइट, दो मर्द, तो एक छोटी बच्ची जो है, राइट, एक माइनर को, ये कहीं पर जा रही थी स्कूल से घर की तरफ, तो इन्होंने लिफ्ट देने की बात बताई, फिर अकेले में उसको ले गए और उसके साथ छेड़खानी की, उसको गलत तरीके से छुआ, ये सारी चीज़ें। फिर लड़की जो है वो चिल्लाने लगी और फिर आजू बाजू के लोग आ गए और फिर ये लोग जो हैं वो भाग गए। अब ये केस जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास पहुंचता है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा पता है? उसने कहा कि इट वाज नॉट एन अटेम्प्ट टू रेप, ये रेप का अटेम्प्ट नहीं है, ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा। आप इसको क्या कहेंगे? आप इसको रेप ही कहते हैं ना इस चीज़ को। अनफॉर्चुनेटली हाई कोर्ट जो है वो ये कहती है। अब हाई कोर्ट के साथ जुड़ी हुई चीज़ें आप पढ़िएगा, उसमें आपकी इंडियन पॉलिटी की जो किताब है तो उसमें हाई कोर्ट के पावर्स, हाई कोर्ट की स्थापना, ये सारी चीज़ें पढ़िएगा, देन यू विल रियलाइज कि हाई कोर्ट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। सो हाई कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया, द डिफरेंस बिटवीन प्रिपरेशन एंड एक्चुअल अटेम्प्ट कंसिस्ट्स चीफली इन द ग्रेटर डिग्री ऑफ डिटर्मिनेशन। दिस प्रेसिडेंट could complicate further rape convictions and aid defense lawyers। अब देखिए, जब कोर्ट इस प्रकार के स्टेटमेंट देती है, हाई कोर्ट ऐसा स्टेटमेंट देती है, तो क्या होगा फ्यूचर के रेप कन्विक्शंस पर इसकी क्या इम्पैक्ट आएगी? कि किसी ने कोई राह चलती जो महिलाएं हैं तो उनके साथ इस प्रकार की छेड़खानी की, रेप करने का अटेम्प्ट किया, तो आप इसको रेप नहीं मानेंगे। आपने मीन्स व्हाट इज दिस, मीन्स इसको रेप मीन्स, अगेन देखिए, रेप करने का अटेम्प्ट नहीं, दिस इज इटसेल्फ ए रेप, इट इज़ नॉट एन अटेम्प्ट, इट इज़ अ रेप इटसेल्फ। क्या आपने गलत तरीके से उसको छुआ, उसके कपड़े निकालने की कोशिश की, ये सारी चीज़ें, वो तो लोग आ गए, लोग नहीं आते तो क्या होता? तो सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को स्टे लगा दिया है, राइट। और सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया कि दिस इज टोटली अननोन टू द टेनेट्स ऑफ द लॉ, और कहा है कि ये टोटल इनसेंसिटिविटी और इनह्यूमन अप्रोच है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। 2021 में एक चेकलिस्ट भी इश्यू किया था। तो हाई प्रोफाइल केसेस जो होते हैं तो उसमें तो ये चीज़ होती है, लेकिन जस्ट इमेजिन अब तो ये हाई प्रोफाइल हो गया क्योंकि न्यूज़ में मेंशन हुआ, इस पर बहुत हल्ला हुआ और होना भी चाहिए। लेकिन बहुत सारी हमारी लोअर कोर्ट्स में इस प्रकार के स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, उसके बारे में हम आज भी लोगों को पता भी नहीं है कि ऐसी सिचुएशन हो रही है।
सो दिस इंडिकेट्स के जो जुडिशियल और जुडिशियरी में भी आपको एक मिसोजिनिस्टिक एटीट्यूड देखने को मिलता है। आज भी हमारे देश में ऐसा है कि अगर किसी ने किसी का रेप किया और फिर वो कहता है कि भाई मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है। और अगर एक महिला है लेट्स से, तो उसके पहले किसी के साथ अफेयर रहे हैं, राइट, लेट्स से मल्टीपल अफेयर्स रहे हैं कि एक बॉयफ्रेंड था, उसके बाद दूसरा था, तीसरा था, और उस महिला का रेप होता है और ये सारी चीज़ें कोर्ट में डिस्कस की जाती है कि भाई ये तो 3-4 लोगों के साथ ऑलरेडी रिलेशन में पहले थी उसकी हिस्ट्री में, तो इसका तो चरित्र ही खराब है। तो दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, राइट। और देखिए जजेस जो होते हैं वो भी, सुप्रीम कोर्ट ने तो अब हाई कोर्ट को मीन्स काफ़ी लताड़ा है, और यहाँ पर जो जजेस हैं वो भी देखिए वो भी इंसान ही है, राइट। दे आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटल नॉर्म्स। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारे बायसेस, हमारे स्टीरियोटाइप्स जो हैं, जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं, अभी कल ही हम बात कर रहे थे ना जुडिशरी के बारे में, जो 1997 का एक सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि भाई जो जजेस होते हैं उनको अपनी डिग्निटी है, क्योंकि वो जिस पोस्ट पर बैठे हैं, हाई ऑफिस में बैठे हैं, तो उसकी डिग्निटी मेंटेन करनी है, उनका जीवन, उनका आचरण ऐसा ही होना चाहिए। तो जो भी स्टीरियोटाइप्स हैं, जो भी बचपन में जहाँ पर हम पले बड़े, जो भी डीप सीटेड हमारे अंदर स्टीरियोटाइप्स हैं, उनको उनके खिलाफ फाइट करके उनको निकालना है, क्योंकि एटलीस्ट आपके जो डिसीजंस हैं उस पर पूरा देश जो है वो निर्भर करता है। कितने सारे केसेस जो हैं उस पर क्या इम्पैक्ट आएगी। तो अच्छा हुआ एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ब्रेक लगाई है। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ टॉपिक, ये भी क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़ा हुआ है। हाउ डज द चेंजिंग क्लाइमेट, पर्टिकुलरली लॉन्गर समर्स एंड इरेटिक मॉनसून पैटर्न्स इम्पैक्ट इंडियाज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड फूड सिक्योरिटी। देखिए खारिफ जो सोइंग सीज़न है वो अभी स्टार्ट हो जाएगी, और क्लाइमेट की बात करें, क्लाइमेट चेंज की बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आज नॉर्मल हो चुकी है। देखिए समर की बात करें तो समर इज़ गेटिंग लॉन्गर एंड हॉटर ईच ईयर, एंड मॉनसून की बात करें तो उसमें पैटर्न ये है कि ड्राई स्पेल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने लगे हैं, और इंटेंस रेनफॉल जो है वो भी बढ़ने लगे हैं। मुझे आज भी याद है, एज़ फार एज आई रिमेंबर, पहले कुछ मॉनसून जो है उसका ग्राफ ऐसा रहता था कि धीरे धीरे स्टार्ट होता था, फिर अपने पीक पर पहुंचता था, और फिर धीरे धीरे जो है वो मॉनसून ख़त्म हो जाता था, राइट। ऐसा वक्त हुआ करता था। आज क्या सिचुएशन है कि एक लंबे समय तक मॉनसून के महीने की स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन फिर बारिश होगी अचानक, फिर ड्रॉप हो जाएगा, फिर ड्राई स्पेल्स होंगे, फिर बारिश होगी, ड्राई स्पेल्स। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। इस प्रकार का लगभग ग्राफ जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। इन चीज़ों की वजह से जो फूड ग्रेन का आउटपुट है उस पर एक इम्पैक्ट आती है। देखिए राइस एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना पानी डालो में पानी इसको ज़्यादा चाहिए, तो राइस पर उतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आती है, राइस का प्रोडक्शन अच्छा रहता है। तो इससे हमें ये लगता है कि मैक्रो लेवल पर ये लगता है चीज़ें अच्छी है, राइस का प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है। लेकिन अगर आप डीपर लेवल पर देखेंगे देन यू विल फाइंड कि पल्सेस पर इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट आ रही है। आरबीआई का एक लेटेस्ट रिपोर्ट आया था मार्च में, और आरबीआई की इनफैक्ट 2015 में आरबीआई ने एक जो स्टडी की थी, तो इस स्टडी में आरबीआई ने ये बताया था कि एक्सेसिव रेन जो होता है, अगर ज़्यादा बारिश हुई तो इससे जो आउटपुट हैं वो उतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन ड्राउट जो हैं, या फिर कई जगह पर बारिश कम हुई है, राइट, तो इसकी वजह से देखिए ज़्यादा बारिश का मतलब ये नहीं है कि पैदावार अच्छी होगी, लेकिन ड्राउट जो है इसका मतलब ये है कि इससे पैदावार जो है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज होती है। तो अगर हम कहते हैं कि चलो बारिश की कुछ जगहों पर ज़्यादा बारिश हो रही है, या फिर ये पैटर्न है, तो बारिश तो हो रही है, पानी तो आ रहा है, लेकिन इससे खेतीबाड़ी में इतना कोई फ़ायदा नहीं होता। ये 2015 की आरबीआई की स्टडी कहती है। और जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो ये हाईलाइट करता है कि जो क्रॉपिंग स्ट्रेटजीज़ हैं उसको हमें आज के समय के हिसाब से अपग्रेड करने की ज़रूरत है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पर नॉर्मल और डेफिसिट रेनफॉल हो रहा है, राइट, ये डिक्रीज हो रहा है इन 2024 कंपेयर टू 2023। लेकिन कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर एक्सेसिव रेनफॉल हो रहा है। थोड़ा मैं और समझा दूं आपको, ये चीज़ अगर समझ में ना आई हो तो 2023 और 24 के मुकाबले आप देखेंगे तो 2024 में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर नॉर्मल और डेफिशिएंट रेनफॉल पहले जो होता था ये कम हो रहा है। ओके, दे आर रिसीविंग नॉर्मल एंड डेफिशिएंट रेनफॉल हैज़ डिक्रीज्ड। लेकिन कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर बारिश और ज़्यादा हो रही है। नाउ कंपेयर दिस थिंग विथ 2015 वाली जो स्टडी है कि ज़्यादा बारिश होने लगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये डिस्ट्रिक्ट्स में पैदावार अच्छी होगी। खास करके पल्सेस और मेजेस की बात करें तो एक्सेसिव
बारिश की वजह से यहाँ पर इसकी इम्पैक्ट आती है। देखिए मूंग की बात करें, उड़द की बात करें, अरहर, देखिए अरहर की बात करें तो अरहर जो है प्लांट, तो इसमें ऐसा होता है डेफिसिट रेनफॉल की वजह से इस पर एक इम्पैक्ट आती है, लेकिन मूंग और उड़द पर उतनी इम्पैक्ट नहीं आती है। लेकिन सोयाबीन जो है इसकी क्वालिटी ज़्यादा बारिश की वजह से ख़राब हो जाती है। ऑयल सीड्स जो हैं तो इनकी ज़्यादा बारिश की वजह से क्वालिटी ख़राब हो जाती है, और एक्सेस रेन की वजह से मेज़ और पल्सेस जो हैं वो भी ख़राब होते हैं। राइस जो है इट कैन विथस्टैंड, लेकिन दूसरे क्रॉप्स का क्या? तो वी नीड टू डेवलप रेजिलियंट एंड लेस रिसोर्स इंटेंसिव स्ट्रेन्स। ग्रीन रेवोल्यूशन में फ़ायदा हुआ था, लेकिन आज के समय के हिसाब से हमें थोड़े ट्यूनिंग करने की ज़रूरत है हमारे प्लांट्स की, राइट। और नए क्लाइमेट की रियलिटीज़ को अगर हम अडाप्ट नहीं कर पाए तो हमारी पैदावार जो है वो कम होगी। और फिर अभी कुछ दिनों पहले ही हम बात कर रहे थे ना पल्सेस के इंपोर्ट्स के बारे में, ऐसी सिचुएशन हमारे देश में आएगी। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग एज फार एज टुडेज डिस्कशन इज कंसर्न्ड डियर फ्रेंड्स। लेट मी क्विकली चेक, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई टॉपिक मिस तो नहीं हुआ है ना। सेकंड टॉपिक भी हमने कवर कर लिया, हाँ, फ्री स्पीच वाला भी टॉपिक हमने कवर कर लिया है, और ये वाटर कंजर्वेशन वाला भी कर लिया है। यस, ओके, so we are good. Before I move on, or before I say goodbye to you for now, dear friends, do these three things. Hit the like button अगर वीडियो पसंद आया है तो, और कमेंट करना ना भूले, and do share this video with your friends as well. I'll see you soon with some more interesting topics. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.